लगा दी। जनता ने भी उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक एक वोट जरूरी होता है। कुर्नी उपचुनाव में वहां की जनता ने इसे बखूबी समझा है। उपचुनाव में कुर्नी के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के महापर्व में युवा वोटरों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। वहीं महिलाएं भी वोट डालने में पीछे नहीं रही। ठंड के बाद भी जमकर वोट बरसे। लोगों ने विकास और रोजगार के मुद्दे पर मतदान किया। विजय जी, आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? किसे कर रही है मत बताइए, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? कर रहा है कि जो अच्छा हो, जो सरकार अच्छा से चलावे, जो सरकार अच्छा से चलावे। जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक जी, कैसा माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? माहौल तो ठीक ही लग रहा है। और किस मुद्दे पे वोटिंग करने पहुंचे हैं? मुद्दे पर यही है कि यहाँ रोजगार का बहुत जरूरी है, कि केंद्र में भी और बिहार सरकार में भी। बच्चे लोग को रोजगार नहीं मिल रहे। वोट तो दे देते हैं लोग, लेकिन उसके हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाते, सिर्फ झूठा वादा। अच्छा, रोजगार का मुद्दा जी। कुर्नी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कुल 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। हालांकि सीधी टक्कर महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा और बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता के बीच है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नीलाभ कुमार और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मुर्जता अंसारी के भी अपने अपने दावे हैं। इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुर्नी चुनाव में सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जनता को अपना वोट देने दीजिए जिसे पसंद होगा, लेकिन अभी बाहरी लोगों को बुला करके और बूथों को डिस्टर्ब करने का काम जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कर रहे हैं। जनता उनको हर हालत में सबक सिखाएगी। बाहर के व्यक्ति 150 से 200 लोगों को जानबूझ के बूथों पर भेजा जा रहा है और वो सबके पास ना आई कार्ड है ना कुछ है। पूरे जिन बूथों पर इस तरह के कार्य करने का प्रयास और कुचेष्टा बिहार का और मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन कर रहा है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिखित में दिया है और मुझे पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन इन सब जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगा करके स्वयं इसकी जांच करेगा। ये दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत के लिए ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 8 दिसंबर पर टिकी है। अब मतगणना के बाद जनता का फैसला सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर के कुर्नी से संवाददाता आनंद अमृतराज, प्रियांक सौरभ के साथ दिल्ली से विनीत की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को बिहार की सियासत के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। कुर्नी में जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी, एआईएमआईएम के बीच टक्कर है, लेकिन ये मुख्य मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी के बीच ही है। ये सीट महागठबंधन और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। कुर्नी का चुनाव परिणाम बिहार की सियासत को प्रभावित कर सकता है और यही वजह है कि चुनाव के पहले एनडीए और महागठबंधन ने जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। नीतीश कुमार ने यहां पहली बार तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की। पिछले 2 उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए थे। मोकामा और गोपालगंज सीट पर जेडीयू ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, जबकि कुर्नी सीट पर आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट को जेडीयू के लिए छोड़ दिया। ऐसे में नीतीश के साथ ही बीजेपी के लिए भी सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद के नाम से इमोशनल कार्ड खेला था और उनके नाम पर वोट की अपील की थी। 8 दिसंबर को जनता का फैसला आएगा। उपचुनाव के परिणाम से जातीय समीकरण तय होंगे। इसके साथ हार जीत से पार्टियों की रणनीति भी बदलेगी। अगर जेडीयू उम्मीदवार हारा तो महागठबंधन को झटका लगेगा। बीजेपी की जीत हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अच्छे संकेत माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार कांग्रेस को अध्यक्ष मिल गया है। राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई और इसके पहले मदन मोहन झा बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे। अखिलेश प्रसाद सिंह भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य हैं, साथ ही वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य हैं। 15 मार्च 2018 को अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य और बिहार राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह साल 2004 में
भारत की 14वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। वो केंद्र सरकार में कृषि उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री भी रह चुके हैं। अखिलेश सिंह अरवल जिले के रहने वाले हैं। अखिलेश प्रसाद ने पटना विश्वविद्यालय से एमएससी और पीएचडी की डिग्री पूरी की है। अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी कई बार होती रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह काफी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। बिहार में महागठबंधन का ढांचा तैयार करने में और बड़े दलों को महागठबंधन में बनाए रखने में अखिलेश प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार की राजनीति में उन्हें कद्दावर नेता के तौर पर जाना जाता है। खासकर भूमिहार वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। पार्टी पर भी उनकी पकड़ है। दरअसल पार्टी को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी राज्य में अपने कोर वोटर को मजबूत करने की तैयारी में है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है और इसी कड़ी में अखिलेश सिंह के सामने कई चुनौतियां हैं। इसके पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे मदन मोहन झा केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे और अब पार्टी ने उनकी जगह पर अखिलेश प्रसाद सिंह को कमान सौंपी है। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन हो गया है। लालू को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की है। ऑपरेशन के बाद लालू प्रसाद को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहीं लालू के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर बिहार के कई शहरों में पूजा पाठ होती रही। सिंगापुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल रहा है। लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी ने अपना किडनी डोनेट किया है। लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल होने को लेकर उनके छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी। तेजस्वी ने लिखा कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों ही स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी अपने पिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए अपने पटना आवास पर महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक का पूजा आयोजन किया। भगवान से मांगा पिताजी के लिए कि जल्द से स्वस्थ हों और हम हमारे यहाँ घर पे यहाँ पे पधारें, बिहार में आए। पूरी बिहार की जनता अभी जो कि और खासकर पूरे देश में, खासकर सिंगापुर में भी जो बिहारी लोग हैं, तमाम लोग सब लोग पिताजी के लिए दुआ करने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कहा कि करोड़ों लोगों की दुआएं काम आ रही है और लालू प्रसाद जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आएंगे। एक तो पूरा देश और पूरा बिहार अपने कमजोर गरीब मजलूमों के नेता लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य की कामना करता है। डॉक्टर का कौशल और करोड़ों लोगों की दुआ हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वस्थ होकर अपने बीच में पाएंगे। सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद वे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। लालू प्रसाद के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर बिहार के कई शहरों में उनके समर्थकों ने हवन पूजन किया। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टरों के मुताबिक सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। कई ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं जो 10 साल से भी अधिक समय से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद को कुछ चीजों का परहेज करना होगा। ये जो केस है इसको कहते हैं लाइव डोनर किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें लिविंग डोनर रिलेटेड डोनर जो है, जैसे कि उनकी डॉटर है, उन्होंने इनको किडनी डोनेट किया। तो किडनी डोनेट करने के बाद जो डोनर है, जो उनकी बेटी है, सी कैन लीव अ नॉर्मल लाइफ। कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग तो पैदा ही होते हैं एक किडनी के साथ, उनको कभी पता ही नहीं चलता है। कभी कोई और कारण से अगर अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चलता है कि देयर इज ओनली वन किडनी। जो रिसीव किए हैं, जो रेसिपिएंट है, जैसे हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, वो जब रेसिपिएंट हो गए तो उनको बहुत परहेज करना पड़ेगा। उनको एक सेल में आपको रखना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि सिंस ही विल बी ऑन लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स, तो उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने की चांस रहती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको कहते हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हो जाता है। तो जो भी पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट पे होता है उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि उनके लिए सारे संसार में कोविड है और उनको घर से बाहर नहीं निकलना।
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद अभी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। लालू को कई पाबंदियों का पालन करना होगा। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सबसे पहली दिक्कत आती है इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की, और ऐसे ऑपरेशन के बाद शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी कम हो जाती है। नए अंग को शरीर में काम करने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए कड़ी दवाएं दी जाती हैं। ऐसे में खान पान को लेकर काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव को खाने में मटन और मछली से ज्यादा प्रेम है। एक समय तो ऐसा था कि लालू खुद मटन बनाकर इनकी पार्टी तक दिया करते थे। मछली को लेकर भी लालू का प्रेम जगजाहिर है, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के बाद मटन और मछली प्रेम का त्याग करना होगा। इसके साथ ही ज्यादा सोडियम वाला खाना खाने से बचना होगा। साथ ही ज्यादा फास्फोरस पोटेशियम वाले खाने से भी उन्हें परहेज करना होगा। इधर इम्यूनोसप्रेसिव दवा का साइड इफेक्ट भी इसमें होता है, और ऐसे में साफ सफाई पर उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। घर में सर्दी खांसी बुखार वाले सदस्य जो हैं वो दूर ही रहें तो बेहतर हो। किडनी रोग विशेषज्ञ के रेगुलर संपर्क में भी उन्हें रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। नीलम यादव के कातिल शकील मियां को पुलिस ने पकड़ लिया। चाकू के ताबड़तोड़ वार से नीलम यादव की नृशंस हत्या करने वाला शकील फरार चल रहा था, लेकिन पूरे बिहार को हिला देने वाले इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को पकड़ने के बाद अब ये मांग तेज होने लगी कि ऐसे निर्दयी हत्यारे को फांसी दी जाए। जिस शकील ने नीलम यादव के दोनों हाथ काट दिए, जिस शकील ने नीलम यादव के शरीर को अनगिनत घाव दिए, जिस शकील ने नीलम यादव को चीर कर रख दिया, जिस शकील ने नीलम यादव को तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया, उस शकील को फांसी दो। नीलम यादव की निर्मम हत्या ने पूरे बिहार को सन्न कर दिया है। देश अभी श्रद्धा के दर्द से उभरा भी नहीं कि शकील मियां नाम के निर्दयी कातिल ने निर्ममता की सारी हदें पार कर दी, उसी वारदात की पुनरावृत्ति कर दी, पर अब वो गिरफ्त में है। पैती थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतिका के परिवार वालों ने 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि महिला और जो अभियुक्त है उनके बीच में पहले से घनिष्ठ संबंध रहा था। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र में हुआ ये मर्डर हृदय को हिला देने वाला है। आरोप है कि सरेआम इस वारदात को अंजाम देने वाला शकील नीलम यादव बुरी तरह नजर गड़ाए हुए था और इसी विरोध करने पर उसने उसके हाथ काट डाले। अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में है और मांग उठ रही है कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। इस जघन्य घटना में मृतक महिला के अपराधियों को पकड़ना चाहिए और इसको फांसी पर से लटकाने से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी से अपील है कि महिला और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करें। बीजेपी ने नीलम यादव के कातिल को फांसी पर चढ़ाने के अलावा परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। सत्ता पक्ष भी इस जघन्य हत्याकांड से स्तब्ध है। उसका साफ कहना है कि दोषी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जो लोग इस घटना में संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। यही नहीं बल्कि एक समय सीमा के अंदर इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और दोषी जो भी होंगे उनको कड़ी सजा दिलाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस मामले में संकल्पित हैं कि अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी और किसी भी परिस्थिति या स्थिति में वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शकील मियां को नीलम यादव की हत्या का मुख्य आरोपी माना गया और उसे धर दबोचा गया। पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड की गंभीरता को लेकर वो बेहद संजीदा है, लेकिन ये संजीदगी तब तक अधूरी है जब तक नीलम यादव के परिवार को संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता और ये न्याय पुलिस को ही दिलवाना है। दिल को दहला देने वाले श्रद्धा कांड जैसे इस हैवानियत को समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की तर्ज पर भागलपुर के पीरपैती में वारदात हुआ।
आरोपी शकील मियां ने बीच सड़क पर नीलम यादव को चाकुओं से लहूलुहान कर दिया। बीच सड़क पर नीलम यादव की तड़प तड़प कर मौत हो गई। परिजनों ने स्थानीय पुलिस से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन थानेदार ने फोन नहीं उठाया। घटना के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा दिखा। पुलिस ने बाद में आरोपी शकील मियां को गिरफ्तार किया। नीलम यादव के परिजनों ने आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। बीजेपी ने भी शकील मियां को फांसी देने की मांग की और साथ ही पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की भी मांग की है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कटिहार में एक प्राथमिक स्कूल के छात्र अपने अभिभावकों के साथ विरोध में सड़क पर उतर आए। यह विरोध इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति हो गई। लोग हैरान रहे और पुलिस परेशान रही। गरीब के पास संघर्ष के अलावा दूसरी कोई पूंजी नहीं होती। स्कूल की यूनिफॉर्म में सड़क पर बैठे ये बच्चे गरीब के बच्चे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इस बात का है कि इनका स्कूल इनसे दूर न किया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग का आदेश आ चुका है। प्राथमिक विद्यालय सिरसा गौशाला को दूसरे विद्यालय के साथ अटैच किया जा रहा है। हम लोग का यही मांग है कि यहाँ डेली मजदूर सब है, अपना बच्चा को खिला पिला करके बस्ती का स्कूल तो भेज देता है स्कूल, उसके बाद ये लोग कमाने खाने के लिए जाता है। भैया हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल वहाँ नहीं जाए, सिरसा नहीं जाए ना। हम लोग का यही सुविधा है ना, बहुत दूरी है, बच्चा को कौन लेके जाए। हाँ NH भी है ना। इन बच्चों के अभिभावक मजदूरी करते हैं। बच्चों को स्कूल ले जाना और छुट्टी के बाद उन्हें स्कूल से लाना संभव नहीं है। ऐसे में क्या विकल्प बचता है? यही कि पढ़ना है तो अपने रिस्क पर छात्र छात्राएं नए स्कूल में जाएं और घर लौटें। हमारा लोग का स्कूल यहाँ से टूट रहा है, हम लोग स्कूल कर दिया सिरसा में, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। इसीलिए क्यों नहीं जा सकते? हम लोग का स्कूल टूट रहा है। मैंने दूर है। हाँ स्कूल दूर है, सिरसा में है। सिरसा में है। अभी कहाँ? अभी यहाँ पे गौशाला में है, क्योंकि हमारा स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कर दिए हैं। हम लोग कैसे जाएंगे? जैसे छोटे छोटे बच्चे हम लोग जैसे रास्ते में जाएंगे पैदल, तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, माता पिता को नहीं पता चला, तो माता पिता को लास्ट में पता चलेगा, तो माता पिता का छाती कैसा होगा? स्कूल शिफ्टिंग को लेकर छात्रों में गुस्सा है, अभिभावकों में रोष है और कई किलोमीटर तक लगा ये जाम इसकी तस्दीक भी कर रहा है। बच्चे अपने कोमल कंठ से विरोध का स्वर बुलंद कर रहे हैं ताकि विभाग तक उनकी गुहार पहुंचे। सुविधाओं के अभाव का हवाला देकर इन बच्चों के स्कूल को दूसरे स्कूल से अटैच किया जा रहा है, पर जिन्हें सुविधा देनी है वही दुविधा में पड़ गए हैं। तो ऐसी सुविधा की समीक्षा होनी चाहिए ताकि हाड़ मांस जलाकर मजदूरी करने वाले लोग भी अपनी आंखों में बच्चों को शिक्षा देने का सपना रख सके। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। विरोध का कारण समझिए। इस प्राथमिक विद्यालय में 200 छात्र हैं। बच्चों को 3 किलोमीटर दूर जाना होता। नया स्कूल पुराने स्कूल से 3 किलोमीटर दूर है और इस दौरान स्टूडेंट्स को स्टेट हाईवे भी पार करना होगा। बच्चों को नए स्कूल में छोड़ना और उन्हें स्कूल से लाना एक बड़ी चुनौती है और जो लोग मजदूरी कर किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं उनके अभिभावक, उनके लिए एक नई परेशानी सामने खड़ी है। आगे बढ़ते हैं। रांची के रिम्स में 5 दिन से आराम फरमा रहे पंकज मिश्र को जबरन CIP शिफ्ट कर दिया गया और इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बलों की मदद लेनी पड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्र को आखिरकार रिम्स से CIP शिफ्ट कर ही दिया गया। रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने पिछले 30 नवंबर को ही मिश्र को डिस्चार्ज कर दिया था, पर बिरसा मुंडा जेल प्रबंधन ने उन्हें रिम्स से CIP भेजने में आनाकानी की थी और इसी वजह से 30 नवंबर को डिस्चार्ज होने के बावजूद वो अगले 5 दिन तक रिम्स के पेइंग वार्ड में जमे रहे। पर दबाव बढ़ा तो पुलिस फोर्स उन्हें जबरन रिम्स से CIP ले गए। पंकज मिश्रा जो पिछले कई महीनों से
रिम्स के पेइंग वार्ड स्थित A19 में मौजूद थे। वहाँ यहाँ उनका इलाज चल रहा था। बिरसा केंद्रीय कारागार से उन्हें यहाँ लेकर आया गया था क्योंकि उन्हें पैनक्रियाज की समस्या थी, पेट की गड़बड़ी की समस्या थी, जिसे देखते हुए रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब ये कमरा जो है वो खाली हो चुका है। ईडी ने 19 जुलाई को पंकज मिश्र को गिरफ्तार किया था। रिमांड पर पूछताछ के दौरान पंकज मिश्र ने सीने में दर्द की शिकायत की तो उन्हें रिम्स ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि पंकज मिश्र फोर्टविन नामक प्रतिबंधित दवा के आदी रहे हैं। दवा नहीं मिलने पर उनकी बेचैनी बढ़ जाती है और इसके बाद पिछले 30 जुलाई को उन्हें रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया था, जहां उन्हें पेइंग वार्ड के पहले तल्ले के कमरा संख्या A18 में उन्हें रखा गया। पैनक्रियाज में गड़बड़ी की शिकायत पर सर्जरी विभाग में इलाज भी हुआ, पर जब यहां इलाज से ज्यादा राहत नहीं मिली तो रिम्स ने उन्हें CIP शिफ्ट करने की सलाह दी। लंबे समय बाद जेएमएम ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी और कहा कि जांच में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये तो अभी जांच का विषय है। आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, हर एक पर लगते हैं, बहुत सारे लोगों पर जांच लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, इसके बावजूद उनकी जांच नहीं होती और कुछ लोगों को जानबूझकर निशाना भी बनाया जा रहा है। 5 दिन से रिम्स के पेइंग वार्ड में आराम फरमा रहे पंकज मिश्र का इलाज अब CIP के मनोचिकित्सक करेंगे। जाहिर है ईडी को अब CIP में इलाज की प्रक्रिया पूरी तरह होने का इंतजार करना पड़ेगा। ओम प्रकाश के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा का उद्देश्य है युवा नशे से दूर रहे, साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का संदेश देना भी इनका उद्देश्य है। वहीं युवा जागृति मंच के संस्थापक ने कहा कि इन दोनों भाइयों ने जिस उद्देश्य को लेकर साइकिल यात्रा शुरू की, इनके जज्बे को सलाम है। हजारीबाग में पहुंची भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की सर्वे टीम पर हाथियों ने हमला बोल दिया। दरअसल जगदीशपुर के गंगा आहार जंगल में जंगली हाथी मौजूद थे। इस दौरान बिना रेंजर को सूचना दिए सर्वे टीम के सदस्य हाथियों के पास तस्वीर खींचने पहुंच गए। इस दौरान एक हाथी जब कैमरे की ओर घूमा तो 3 सदस्य भाग निकले। जब एक सदस्य झाड़ियों में फंस गया तो उसे हाथी ने सूंड से उठाकर फेंक दिया। इसकी जानकारी जब वन कर्मियों को मिली तब गंगा